एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा हमारा जो लेक्चर था दैट वाज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का कंटिन्यूड लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 4, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। टिश्यू सिस्टम लेवल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस। तो सो फार वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग जो कि आपके लिए नेसेसरी था। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन वी हैव डन द रीडिंग। तो इसके अंदर आई डोंट थिंक अब आपको कोई डाउट होगा, बट स्टिल इफ़ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन में हम लोग डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो क्योंकि ये जो बैच चल रहा है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है नीट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस बैच के अंदर हम लोग पहले तो पढ़ा रहे तुमको, ठीक है, फ्री में आपको पूरे सारे चैप्टर्स मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से तुमको पूरी गाइडलाइंस मिलेगी दैट हाउ यू हैव टू बी रेडी। नाउ यू विल कंप्लीटली बिकम रेडी फॉर नीट प्रिपरेशन। नीट 2025 के लिए हम आपको कंप्लीट रेडी कर रहे हैं। पर इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप खुद से थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट विजिट करके देखो, टेलीग्राम विजिट करके देखो, है ना, उस पर तुमको टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज है उसको विजिट करके देखो, तो तुमको खुद से चीज़ें जब मिलने लगेगी ना, व्हेन यू ट्राई योरसेल्फ, तो आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। ठीक है, मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पता है कि ये सब चीज़ें हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस तुम खुद जाके सर्च नहीं करोगे कि हाँ ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट नहीं करोगे साइट, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ डू रेफर द डिस्क्रिप्शन, एक बार सारी चीज़ें देखो और वहाँ तुमको प्रॉपर तरीके से हमने एक वेटेज का नीट स्ट्रैटेजिकल वीडियो भी बनाया है। उसमें मैंने पूरा प्रॉपर बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि तुमको सबसे प्रायोरिटी पे पढ़ने, क्योंकि उससे मेजर क्वेश्चन बनेगा, और कौन से ऐसे हैं विच यू कैन गिव, मतलब लीस्ट वेटेज वाले हैं बट स्टिल यू हैव टू रीड। पढ़ना तो सभी है, बट एक वो होता है ना सीरीज की मैम पहले कौन सा पढ़े, सेकंड कौन सा पढ़े, क्वेश्चन वाइज की कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलो तो आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा सबसे पहला एनाटॉमी ऑफ रूट, देन इज एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड लास्ट इज एनाटॉमी ऑफ लीफ। ठीक है, प्लांट की हम एनाटॉमी पढ़ चुके हैं कि हाँ भाई मेरे को अब समझ में तो ये आ गया कि प्लांट, एक अगर नॉर्मल प्लांट की मैं बात करूं तो उसमें डाइकॉट है, मोनोकॉट है। मोनोकॉट डाइकॉट भी, अगर ये तो मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना दिया, वैसे हमने प्लांट किंगडम इससे पहले लिया था, तब हमने देखा था ना कितने अलग अलग तरीके के प्लांट्स थे। लास्ट हमारे पास कैटेगरी आई थी एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स वाइडली डिवाइडेड है, ठीक है, वो मोनोकॉट भी है, डाइकॉट भी है, क्योंकि इवोल्यूशनरी अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म वो थे जिनमें सबसे ज़्यादा हमको डिफरेंसेस दिखे। ठीक, इससे पहले जितने हमने पढ़े उनमें डिफरेंसेस हो ही नहीं सकते थे, इतनी वास्ट वेराइटी मेजॉरिटी थी ही नहीं। एंजियोस्पर्म में हमने डिफरेंसेस देखे, हमको देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर आता है मोनोकॉट, अगर मेरे पास आता है डाइकॉट, डाइकॉट यानी डाइकॉटिलिडनस। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, कई बच्चों का यही बड़ा छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि मैम कॉटिलिडन क्या रहते हैं। कॉटिलिडन होते हैं बेटा जो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कराएंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी में एक ही कॉटिलिडन है, और इसका और ज़्यादा अच्छा तुमको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। वहाँ पे हम लोग जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ाते हैं उसमें हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट करवाते हैं ये। ठीक है, मोनोकॉट डाइकॉट। चलो बैक टू द टॉपिक। आज की लेक्चर में हमको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ स्पेसिफिक रूट, मोनोकॉट और डाइकॉट, कि भाई अगर डिफरेंसेस है तो वो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या ऐसी सेल्स हैं जो मोनोकॉट में है और डाइकॉट में नहीं, मे बी डाइकॉट में है और मोनोकॉट में नहीं। These are few variation, few differences जो मोनोकॉट का डाइकॉट से अलग कर रही है, और ऑब्वियस ही बात है दोनों में कुछ कुछ अलग चीजें होगी ही। अलग चीजें होगी स्टेम में, अलग चीजें होगी लीफ में, और यही चीजें आज हमको पढ़नी है। ठीक है, तो अपनी ज्योमेट्री पूरी तैयार रखो, स्टेशनरी पूरी रेडी रखो, कॉपी रेडी रखो, नोटबुक्स, जो भी तुम्हारा रजिस्टर वगैरह है, जितना तुम्हारा स्टेशनरी आइटम है, इनको हम लोग लिखेंगे कैसे, टेबल फॉर्म में।
याद करने का तरीका टेबल फॉर्म में एनसीईआरटी का लेके आई हूं मैं, एनसीईआरटी, वील रीड आउट एनसीईआरटी, वील एक्सप्लेन एनसीईआरटी, बट स्टिल आई वांट यू टू राइट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, बिकॉज टेबल इजीली लर्न हो जाता है बेटा जी। आराम से तुम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ोगे, तुमको तुरंत याद होएगा। पर अगर तुम वो रट्टाफिकेशन करोगे पैराग्राफ का, टाइम कॉजिंग है, टाइम टेकिंग है, वो प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा, उतना मैं नहीं करती, है ना। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ तुम लोग भी कम टाइम लगने वाली चीज करो कि भाई मैम जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी याद हो जाए, वही है अपना मेन मोटो। चलो ओके, फर्स्ट बात आ जाती है रूट्स की। तो रूट्स के अंदर देखो, अब रूट्स के अंदर मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंसेस हमने देखने। डाइकॉट रूट, इसका कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली नैरोअर रहता है, बट इससे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हमको क्या क्या बेसिस पे इनके डिविजन करने, किस तरीके से हम डिविजन कर रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखो कि हाँ ये पॉइंट्स तो आने ही चाहिए, जैसे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे तुमको डिवाइड करना है। सबसे पहला अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो हो जाएगा अपने पास आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। सेकेंड तुम्हारा आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कैसा हो सकता है भाई? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि इसमें ना हमारे पास कॉर्टिकल रीजन आता है, कॉर्टेक्स वाला रीजन आता है ना। इसमें हमारे पास आता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस आता था, फिर उसके बाद मेरे पास मिडल लेयर या मिडल कॉर्टेक्स, कई कई जगह तुमको मिडल लेयर भी मिलेगा। और नेक्स्ट आता था मेरे पास पेरीसाइकिल, नहीं पेरीसाइकिल नहीं, पेरीसाइकिल बाद में आएगा, एंडोडर्मिस। तो यही तीनों को अगर मैं साथ में पढ़ लूं तो इनको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो हमको ये देखना है कि भाई कॉर्टेक्स कैसा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एपिडर्मिस कैसा है। एपिडर्मिस से हमको ये पता लग जाएगा कि एपिडर्मिस में हमने क्या पढ़ा था, वो भी पॉइंट्स लिख देती हूँ। एपिडर्मिस में हमने क्या पढ़ा था, रूट का एपिडर्मिस होना चाहिए, तो रूट हेयर प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर शूट का एपिडर्मिस है तो शूट के अंदर ट्राइकोम प्रेजेंट है ना। यही चीज है कि अगर शूट का एपिडर्मिस है तो शूट में ट्राइकोम का प्रेजेंस दिखना चाहिए, और अगर रूट है तो रूट में रूट हेयर का प्रेजेंस दिखना चाहिए, सिंपल। फिर अगर मैं बात करती हूँ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, तो इसमें आएगा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस या तो होगा या नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था, या तो पेरेंकाइमा, कोलिनकाइमा, स्केरेंकाइमा, ये तो उसका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये उसका ग्राउंड लेवल है जहां पे चीजें रखी जाएंगी। तो या तो वो पेरेंकाइमा होगा, या वो स्केरेंकाइमा होगा, या वो कोलिनकाइमा होगा। अब कितनी सेल्स कितनी होंगी वो ये सब हम देखेंगे अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मिडिल कॉर्टेक्स, मिडिल लेयर, और लास्ट आएगा एंडोडर्मिस, ठीक। एंडोडर्मिस के नीचे आ जाओ तो आपको एक रीजन मिलता है पेरीसाइकिल का रीजन। उसके बेसिस पे तुमको डिविजन दिखाना है कि पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से कैसे डिवाइड कर सकते हो तुम। पेरीसाइकिल किस में विजिबल है, किसी में विजिबल नहीं भी होगा। एंड लेट मी मेक दिस क्लियर कि मैं ये सिर्फ रूट के लिए नहीं बना रही, ये रूट के लिए भी है, ये स्टेम के लिए भी है, ये लीफ के लिए भी है, ठीक है। तीनों चीजें आपकी इसमें कंप्राइज होंगी, तीनों ही चीजें इसमें है। पहला है आपका रूट, सेकंड है आपका स्टेम, और थर्ड है आपका लीफ। तो तीनों ही चीजें हम इसी बेसिस, इसी पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इनको सेग्रीगेट करेंगे कि जिसमें रूट हेयर है वो कौन है, जिसमें रूट हेयर नहीं है, क्या इसमें ट्राइकोम है, क्या इसमें शूट में ट्राइकोम आ जाएगा, सिंपल। रूट में अगर तुम देख रहे हो तो रूट हेयर बोलना है, शूट में जब तुम देखोगे स्टेम में तो तुम्हें ट्राइकोम बोलना है। फिर आ जाओ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे, तो हाइपोडर्मिस देख लो कि है कि नहीं है, कॉर्टेक्स कैसा है, कॉर्टेक्स सही है कि नहीं है, समझ रहे हो। अगला आएगा अपने पास पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद मेरे पास आ जाता है वस्क्यूलर मंडल। वस्क्यूलर बंडल या तो जाइलम या फ्लोएम, अरे जाइलम
फ्लोएम, या तो जाइलम होगा फ्लोएम होगा। किस तरीके से अरेंज्ड है वस्क्यूलर बंडल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पित्त। पित्त होता है बेटा सेंटर रीजन, एकदम बीच में, है ना। अब वो बीच वाला पित्त जो है, क्या वो विजिबल है, क्या वो विजिबल नहीं है, अगर है तो कैसा है, नहीं है तो कैसा नहीं है, नहीं है तो नहीं ही है, मतलब नहीं तो इस नो, नो मीन्स नो, तो नहीं है, फिर तो एब्सेंट है, तो वो बात ही खत्म। तो इस तरीके से तुमको डिवाइड करना है अपने मोनोकॉट को और डाइकॉट को, यही डिफरेंसेस आएंगे, इसके अलावा और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी भाषा में दे देते हैं कि ओ माय गॉड डिफरेंसेस तुमको याद करने हैं, पर बड़ा ही सिंपल चीज है, इतनी आसानी से तुम लोग याद कर सकते हो ना इसको कि पूछो मत। चलो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले देखो कॉर्टेक्स की बात कर दी, इससे भी पहले एक पॉइंट ऐड होएगा जो कि है अपना रूट हेयर, तो मैं नीचे लिख रही हूं, तुम लोग भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। डाइकोट के अंदर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर आर मोर इन नंबर, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। यहां पे रूट हेयर आर लेस इन नंबर, यहां इतने ज्यादा है ही नहीं, बड़े ही कम है। अब डायग्राम को देखते जाओ ताकि समझ में आता जाएगा। ये देखो रूट हेयर, ये आपका एपिडर्मिस पिंक कलर से जो मार्क्ड है, और इस पिंक कलर से जो एपिडर्मिस मार्क्ड है इसका रूट हेयर देखो तुम, ये आपका रूट हेयर, ये यहाँ पे दिख तो रहे हैं कम से कम, यहाँ एक दो ही है, ज्यादा रूट हेयर है ही नहीं। ये डाइकॉट है, वो मोनोकॉट है, याद रखना, ठीक है। ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है। क्लियर क्लियर। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब कॉर्टेक्स इज कंपैरेटिव नैरो, कॉर्टेक्स नैरो है, यानी कि ये देख लो ये कॉर्टिकल रीजन है आपका। अगर ये कॉर्टिकल रीजन है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला रीजन थोड़ा बहुत जो कॉलिन, इसमें तीनों सेल्स है बेटा, इसमें कॉलिन कायमा है, स्केरिन कायमा है और पैरेंट कायमा है। मैंने बताया था तुमको कि कॉलिन कायमा जो होता है लिविंग होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्क्लेरेन कायमा क्या होगा, डेड होगा और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक। और पैरेंट कायमा क्या काम करेगा, पैरेंट कायमा एक ऐसा सेल्स, ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऐसी सेल्स है जो कि स्टोरेज करेंगी। तो प्लांट को जब कहीं कुछ दिखता नहीं है कि भाई डालें क्या, तो वो डाल देता है पैरेंट कायमा, स्टोर तो कर ही लेगा, कुछ नहीं करेगा तो स्टोरेज कर लेगा, ठीक है। कॉलिन कायमा क्या काम करेगा कि भाई ये लिविंग है, ये बेंडिंग प्रोवाइड कराएगा, ये लिविंग टिश्यू है, तो ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। स्क्लेरेन कायमा क्या काम करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, अगेन स्ट्रेंथ का ही काम है। सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई प्लांट में चीज देखी जाती है तो वो है उसका पैरेंट कायमा, याद रखना ये चीज, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट सेल और टाइप ऑफ टिश्यू, सॉरी मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू इफ is seen in plant that is parenchymatous cells, parenchymatous cells सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। that doesn't mean कि स्केरिन कायमा और कॉलिन कायमा नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, होते हैं, ठीक है। बट एक कंपैरेटिव स्टडी की अगर बात करूं मैं तो पैरेंकाइमा थोड़े ज्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू कॉलिन एंड स्केरिन, ठीक है। चलो कॉर्टेक्स आ गया है हमारा, तो कॉर्टिकल रीजन, इसका कॉर्टेक्स देखो और इसका कॉर्टेक्स देखो। डाइकॉट में थोड़ा कॉर्टिकल रीजन नैरो आ गया, ठीक है। डाइकॉट में थोड़ा कॉर्टिकल रीजन नैरो आ गया है, कंपैरेटिव इसमें थोड़ा सा वाइडर कॉर्टिकल रीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस इज लेस थिकन एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मोर प्रोमिनेंट। यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या थी बेटा जी, सुब्रिन की बनी हुई ऐसी क्या बोलते हैं उसको, कौन सा, बैरल शेप स्ट्रक्चर ना, जो कि सारी चीजें फिल्टर आउट करके ही अंदर भेजेगी। याद करो मैंने ये चीज बताई थी, और ये भी एपिडर्मिस का ही हिस्सा है, ये वाली सेल्स, ये ऐसी ढोलक जैसी सेल्स बताई थी ना, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर प्रेजेंट रहता है अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दिक्कत क्या होती है कि पानी जो है वो अपने साथ क्या चीज ला रहा है, ये कोई चेक नहीं करने बैठा, ठीक है। तो पानी खटाक से अंदर चला जाता है,
पानी चेक नहीं होता। पानी चेक क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर पानी बीच से निकलेगा तो यहां तो चेक हो जाएगा। यहां कौन प्रेजेंट है इसके पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, है ना। तो यहां तो इसको चेक पॉइंट मिल जाएगा। पर अगर पानी इसके बीच से निकल जाता है तो इसको कोई चेक नहीं करने बैठा। इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, एक बीच में अपने इस तरीके का वॉल लगा लेते हैं और इसको हम कहते हैं सुब्रिन। याद है ना, सुब्रिन बताया था मैंने, लेक्चर देखो पुराने तो तुमको और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब ये सुब्रिन क्या करता है, ये इम्परवियस होता है टू वाटर। इम्परवियस टू वाटर यानी ये पानी को अंदर बाहर नहीं होने देता। ये उसको बोलता है कि भाई तू पहले चेकिंग करा, अगर सही है तो देन ओनली आई विल अलाउ द वाटर टू एंटर इन द सेल, ठीक है। पर चेकिंग कराने के लिए ये सुब्रिन के पास नहीं जाता, क्योंकि सुब्रिन डजंट अलाउ वाटर टू मूव इन। तो ये क्या करता है, चेकिंग के लिए फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होता है। और जैसे ही एक बार चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होगी तो वो चीज कभी गलत नहीं जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा बहुत अच्छा पुलिस वाला है। ये हर चीज एक एक तरीके से चेक करके भेजता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इसको प्रॉपर तरीके से चेक करता है। सेमी परमिएबल है ये, चीजों को ऐसे ही नहीं अंदर जाने देगा, ये चीजों को सेलेक्ट करेगा कि यार सही चीज अंदर जाए, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की बात होती है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम, क्योंकि ये जो बीच का सुब्रिन से बन गया है, इसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है ये किसके अंदर प्रेजेंट रहती है बेटा, ये एंडोडर्मिस डाइकोट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है, बहुत अच्छे से विजिबल रहती है, ठीक है। बहुत अच्छे से ये चीज विजिबल रहेगी। वहीं अगर मैं बात करती हूँ मोनोकॉट्स में, तो मोनोकॉट में कुछ यंग प्लांट्स में तो प्रेजेंट रहेगी, यंग रूट्स में विजिबल रहेगी, बट जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा ये चीज खत्म होती जाएगी। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की प्रोटेक्टिव लेयर है ये खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो प्लांट का एक कितना अच्छा फीचर है कि प्लांट खुद ब खुद अपने आप की चीजों को फिल्टर कर रहा है। तो तुम जो भी पानी प्लांट के अंदर डाल रहे हो, प्लांट अपने आप एक्शन ले रहा है, उसको कोई बोल नहीं रहा है, उसको कोई बोल नहीं रहा कि भाई तुझे फिल्टर करना चाहिए। वो अपने आप ये चीज एक्शन ले रहा है कि मैं अपनी जेनरेशन के लिए, मैं अपनी बॉडी के लिए खुद से फिल्टर लूं, ठीक है। कितना अच्छा है, तुम्हें प्लांट से इंस्पायर होना चाहिए, है ना, कि अब नीट आ रहा है तो तुम खुद से दिमाग लगाओ कि तुम्हें पढ़ना है कि नहीं। चलो अगला देखते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स वेरी फ्रॉम 2 to 5। जाइलम फ्लोएम के बंडल बेटा वेरी करते हैं, और स्पेसिफिकली जाइलम के बंडल वेरी करते हैं। पानी आता है ना रूट में, जाइलम बंडल ज्यादा होते हैं और वो वेरी करते हैं। वो वेरी कैसे करते हैं कि 2 या 5 तक ही रेंज जाएगी, 5 से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। 2 या 5 तक का वेरी होगा, या तो 2 जाइलम फ्लोएम हो गए, मतलब वस्क्यूलर बंडल की बात है बेसिकली, कि वस्क्यूलर बंडल या जाइलम फ्लोएम जो होंगे ये हो गया आपके वस्क्यूलर बंडल्स। ये वस्क्यूलर बंडल्स आपके 2 से 5 तक में वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ मोनोकॉट की, तो जाइलम फ्लोएम यानी इनका जो वस्क्यूलर बंडल रहता है ये रहता है पॉलीआर्क, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड मेनी टाइम इन नीट। बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है, पीवाईक्यूज में देखा जाता है कि पॉलीआर्क पे बहुत क्वेश्चन बनता है। यानी मोर देन 6 है इसके अंदर, यहाँ तो 2 से 5 तक थे, यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मोर देन 2 to 5 थे, वहां मोर देन 6 है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा, नीट के क्वेश्चन से एक बात याद आई, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि डाइकोट के बारे में पूछे वो या मोनोकॉट के बारे में पूछे वो, तो कभी ये नहीं बोलता कि डू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट रूट, डू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर एब्सेंट इन मोनोकॉट रूट। वो कभी इतना स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछता। अब कैसा क्वेश्चन पूछता है फिर मैम, वो घुमाता है, और क्वेश्चन घुमाने का मतलब ये है कि वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
हमेशा याद रखना ये चीज कि अगर साइंस में कोई क्वेश्चन घूम रहा है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब जब भी टीचर बोलती है ना कि ढंग से एनसीईआरटी पढ़ो, ढंग से जो भी तुम्हारी रिस्पेक्टिव बुक्स है, नोट्स हैं, वो पढ़ो, तो वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर पेपर आया और जैसा वो हर टीचर का अलग अलग मेथड होता है ना, तो मैं तो हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि भाई तुम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रट के आना, लाइन बाय लाइन पढ़ के आना। क्यों? क्योंकि कुछ भी चीज उसमें से आ सकती है। अब कभी भी ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता। हम हमेशा क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं? एग्जाम्पल से। व्हाट डू वी डू इज, एक सीक्रेट बताती हूँ मैं तुम लोगों को। होता क्या है कि कभी भी जब क्वेश्चन आता है ना, तो कभी ये नहीं आता कि डाइकोट रूट की खास बात बताओ, नहीं, वो ऐसा कभी नहीं पूछेगा मुंह पे। वो तुमसे पूछेगा सनफ्लावर रूट में क्या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट रहती है। यहां तुम अटकते हो और यहीं पे बच्चा क्या करता है कि मैम पेपर इतना बेकार बनाया था आपने, मेरे बिल्कुल नंबर नहीं आए। मैम नीट का पेपर इतना हार्ड आया। नीट का पेपर हार्ड नहीं आता, नीट का पेपर एग्जाम्पल बेस्ड आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ एग्जाम्पल देता है, पर कोई पढ़ता ही नहीं है कि एक्सेट्रा लिख के आ जाएंगे। सब्जेक्टिव में तुम कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे? समझ रहे हो? सब्जेक्टिव में तुम लिख सकते हो कि भाई एक्सेट्रा लिख दिया, काम खत्म। ऑब्जेक्टिव में नहीं कर सकते ना ये काम, यही दिक्कत होती है। तो ऑब्जेक्टिव में याद ये रखना है कि जब भी तुमसे डाइकोट रूट के बारे में बोलेगा तो तुम्हें याद रखना है कि वो सनफ्लावर की बात कर रहा है। सनफ्लावर की बात कर रहा है वो। डाइकोट रूट में हमेशा, डाइकोट रूट बोल लो, डाइकोट स्टेम बोल लो, डाइकोट लीफ बोल लो, वो हमेशा ऐसा पूछेगा सनफ्लावर लीफ में क्या ये प्रेजेंट रहता है, सनफ्लावर रूट में क्या ये प्रेजेंट रहता है। अब तुम अगर सनफ्लावर को याद रख के जाओगे तो तुमको ये रहेगा कि हाँ यार डाइकोट इज इक्वल्स टू सनफ्लावर। 2 एग्जाम्पल याद कर लो जिससे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस बनते आज तक आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोनोकॉट का अगर जब भी वो बात करेगा तो वो ग्रासेसी फैमिली को लाएगा, यानी ग्रास को पूछेगा, ग्रास पे से क्वेश्चन उठाएगा। कैसा? कि भाई ग्रास में क्या कॉर्टेक्स है, ग्रास पे अगर कॉर्टेक्स है तो वो कैसा है, नैरो है, वाइड है, कैसा है। ग्रास में क्या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, ग्रास में कैसे वस्क्यूलर बंडल्स अरेंज्ड हैं, वो ये चीजें पूछेगा। समझ रहे हो? तो तुमको क्वेश्चन वही पूछ रहा है, सेम चीज पूछ रहा है, मोनोकॉट पे पूछ रहा है, डाइकोट पे पूछ रहा है। डिफरेंस क्या कर दिया उसने? नाम नहीं लिया, उसने लिया एग्जाम्पल। और यही बच्चा कंफ्यूज होता है और वो सबको सुनाता रहता है, और इतना बेकार पेपर, एनटीए ने बेकार पेपर बनाया, इसने बेकार पेपर, मैंने तो पूरी मेहनत करी थी। चलो चलिए अगला देखते हैं। अभी अगर आप इसके डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुमको एक चीज दिखेगी कि इसमें जो वस्क्यूलर बंडल का टाइप है, क्योंकि हमें अरेंजमेंट पे भी बात करनी है ना, तो यहाँ जो वस्क्यूलर बंडल का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि जब तुम, क्योंकि देखो बीच से कभी भी अगर मैं कट करूंगी तो मेरे पास सिर्फ जाइलम जाइलम आ रहा है, यहाँ से कट करूंगी तो मेरे पास सिर्फ फ्लोएम फ्लोएम आ रहा है। याद है तुमको ऐसे वस्क्यूलर बंडल सिस्टम को क्या बोला जाता था जब सिर्फ जाइलम जाइलम आए, सिर्फ फ्लोएम फ्लोएम आए? क्या था वो? क्या था वो? ऐसा सिर्फ जाइलम जाइलम, सिर्फ फ्लोएम फ्लोएम, याद है? दोनों में कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे दोनों में ही कॉमन पॉइंट है कि जो वस्क्यूलर बंडल होता है, दोनों में ही जो वस्क्यूलर बंडल होता है दैट इज ऑफ रेडियल अरेंजमेंट। सो वस्क्यूलर बंडल आर रेडियली अरेंज्ड। यहाँ पे भी वस्क्यूलर बंडल आर ठीक है, ओके, सो इट इज रेडियली अरेंज्ड। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूं इसके पित्त की, टॉक अबाउट पित्त, तो पित्त क्या होता है? सेंटर रीजन। ठीक है, सेंटर रीजन, सेंटर वस्क्यूलर बंडल से रैप्ड रहता है पर सेंट्रली लोकेटेड रहता है ना, तो सेंट्रली लोकेटेड रहता है। तो देखो इसका जो पित्त होगा वो कंपैरेटिव स्मॉलर रहता है इन मोनोकॉट से। मोनोकॉट से डाइकॉट का पित्त जो होता है थोड़ा सा, इट इज वेरी एब्सेंट,
ईदर इट विल बी एब्सेंट और इट विल बी वेरी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा, पुअरली डेवलप्ड, दिखता ही नहीं है पित्त, ठीक है। या फिर अगर हुआ तो मोनोकॉट की रूट में होगा, वेल डेवलप्ड है पित्त, और पित्त इज प्रेजेंट, यस पित्त इज प्रेजेंट एंड इट इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेस्क्यूलर बंडल से पूछा जाता है, पॉलीआर्क का अभी भी बता दूं, ठीक है। या फिर अरेंजमेंट इनका कई बार पूछ लिया जाता है, रेडियल अरेंजमेंट रहता है, दोनों का ही, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, दोनों में ही रेडियल अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। चलो अब इसकी एनसीईआरटी रीडिंग देखते हैं। डाइकोटिलेडनस रूट्स, डाइकोट रूट की अगर मैं बात करती हूँ तो डाइकोट रूट के अंदर क्या चीज रहता है, इट शोज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। देखा आ गया ना, जो चीज बोलते हैं उसको सुन लेना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं टीचर को गुरु, क्योंकि वो तुमसे तो होशियार होता है। चलो, द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। इंटरनल स्टडी देखते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज इपीब्लेमा, मेनी ऑफ द सेल इपीब्लेमा प्रोट्रूड्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्यूलर रूट हेयर। देखो बेटा जी, इपीब्लेमा कोई अलग चीज नहीं है, ये एपिडर्मिस को ही इपीब्लेमा कह रहा है, बस वो रूट के अंदर जो एपिडर्मिस है उसका उसने नाम बदल दिया, और क्या नाम लिख दिया है उसको, इपीब्लेमा। तो दिस इज नथिंग बट एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ रूट हेयर प्रेजेंट रहता है। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है, कॉर्टेक्स के ऊपर पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, ठीक है भाई, ये विजिबल है ना, क्योंकि ये सेक्शन ही ऐसा था, ठीक है। अब तुम ऐसा ऐसा करवा दूंगी अगली बार, और तो क्या, ठीक है। ये सेक्शन ही थोड़ा सा बेटा लॉन्गिट्यूडनली था। विथ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। अपन ने देखा ही था, सबसे अंदर ही अंदर वाली लेयर, कॉर्टेक्स का लास्ट रीजन कौन आता है, एंडोडर्मिस, है ना। अभी बताया था, ये देखो कॉर्टेक्स ये 3 चीजों से बनता है, लास्ट लेयर कौन है इसकी, एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस इसकी लास्ट लेयर, सही तो बोला है। चलो अगला, it comprises single layer barrel shaped cell without any intracellular spaces, the tangential as well as radial wall of देखो बेटा जी, ये आपकी barrel shaped cells, barrel shaped cells कौन हो गई, क्या क्या पॉइंट लिखा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का, पहला पॉइंट ये लिखा है कि ये बैरल शेप्ड है, ठीक है। जो जो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ वो इसीलिए लिखवा रही हूँ यहाँ पे ही पॉइंट बना के, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी वैसे नोट्स में लिख लिया, बट स्टिल इफ मेनी ऑफ यू डू नॉट रिमेंबर व्हाट इट वाज, तो आप यहाँ पे भी एक पॉइंट लिख सकते हो। Tangential as well as radial wall of endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin formed of suberin. This suberin is waxy, impermeable to water. पानी impermeable है, पानी को अंदर जाने ही नहीं देता, and it forms Casparian strips, और इसी को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से जानते हैं, which is barrel shaped structure formed of suberin, suberin which is waxy, impermeable to water, ठीक है। So Casparian strips are basically the checkpoints which will check कि either the water is correct or the water doesn't have any kind of impurity, and if it is तो वो पानी को अंदर वापस जाने ही नहीं देगा। Next to endodermis, a few layer of thick walled parenchymatous cells referred to as pericycle. पैरेन्काइमा की सेल्स होती है जिनको हम पेरीसाइकिल कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने नोट्स में लिखवाई थी पॉइंट वाइज, है ना। यहाँ पे वही सारी चीजें, सी दिस इज वेयर योर स्टोरी गेट्स कनेक्टेड। जितना हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जितना हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, टिश्यू सिस्टम लेवल्स में पढ़ा, तो अगर आपने पहले का नहीं देखा तो तुमको ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले मैं ये सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखवा चुकी हूँ। फायदा तुम्हारे ये सारी चीजें तुमको मिलेगी पॉइंट वाइज,
पेरिसाइकिल क्या है, पित्त क्या है, ये सब चीजें मैं आई हैव नोटेड इन पॉइंट्स, तो तुमको एकदम करेक्ट पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा ना। तो यहाँ पे नाउ द थिंग्स विल ज्वाइन। अब तुमको समझना है कि भाई क्या चीज, अब जैसे ही मैंने बोल दिया पेरिसाइकिल, अब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। जितने बच्चों ने पहले का लेक्चर देखा है अब वो ये चीज बोलेंगे, हाँ पेरिसाइकिल मैम वी रिमेंबर, पेरिसाइकिल हमने देखा था, ठीक है। एटलीस्ट टर्न द पेज, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जस्ट टर्न द पेज, आपको मिल जाएगा। ओके तो चलिए, तो पेरिसाइकिल हमारे पास आ जाता है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। काम क्या आता है पेरिसाइकिल? कैम्बियम के, कैम्बियम जहां भी नाम आ जाए ना बेटा, वैसे अभी सेकेंडरी ग्रोथ हट गया है बट स्टिल कैम्बियम का नाम है। जैसे हम वेस्क्यूलर बंडल पढ़ते हैं उसमें भी हमने कोलेटरल कोजॉइंट ओपन के अंदर कैम्बियम पे पढ़ा था। तो कैम्बियम क्या काम आता है? कैम्बियम इज बेसिकली फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम इज व्हाट योर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ग्रिड्थ में जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है तो वो लेंथ वाइज तो बड़ा हो ही रहा है, वो एपिकल मेरिस्टम से हो रहा है, पर ग्रिड्थ में जो बड़ा हो रहा है, जो उसके अंदर एक बुढ़ापा बोल देते हैं ना, प्लांट भी तो बूढ़ा हो रहा है बेचारा, जवानी नहीं रहता। तो प्लांट जब अपना बुढ़ापा शुरू हो जाता है प्लांट का, तो दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। चलिए अगला, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इट टेक्स प्लेस इन द सेल। द पिथ इज, अब पिथ की बात कर दी, देखो हर चीज है पर पैराग्राफ में, और मैं जब स्टूडेंट थी ना, मेरे को ये चीज मेरी टीचर ने बताया था कि आप जब भी पैराग्राफ से याद करोगे ना तो तुम हमेशा भूलोगे, तो और मन भी नहीं होता, क्योंकि वो इतना बोरिंग बन जाता है कि और मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठूं, पहली ये टेंशन, ठीक है। क्योंकि पैराग्राफ देखता है ना इंसान तो एकदम ऐसा हो जाता है कि यार इतना बड़ा, कुछ ज्यादा ही बड़ा था ये, ऐसा पहला। दूसरा टेंशन ये है कि यार पूरा पैराग्राफ याद करना पड़ेगा, बोरिंग नहीं हो जाएगा? बोरिंग जीवन नहीं जी सकते ना, जेजी किड्स हो ना तुम, तो वैसे भी तुम्हें तो बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मेरी टीचर हमेशा एक चीज करती थी कि वो हर चीज को पॉइंट में लिख लेती थी। तो जब भी उनको कुछ चीज ऐसा लगता था ना कि मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट, तो व्हाट शी यूज्ड टू डू इज कि वो उसको अंडरलाइन करती थी और फिर उसको पॉइंट्स में बना देती थी। तो मैं वही चीज कर रही हूँ बेटा, हर चीज को अंडरलाइन मत कर दो, पूरा दास्तां को अंडरलाइन नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। सुब्रिन को कर दिया, वाटर इम्परमिएबल होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता है, पेरिसाइकिल, तो तुम देख रहे हो मैं अंडरलाइन सिर्फ उसी चीज को कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिससे मेरे को पता है हाँ ये मेरा एक पॉइंट बना सकता है, ये मेरा एक नोट बना सकता है। तो ऐसे नोट्स बनाना शुरू करो तुम लोग ना, निबंध मत लिखा करो पूरा, याद रखो ये चीज। अगला, सो द पिथ इज स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखता नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल, इट कैन बी विजिबल फ्रॉम नेकेड आइज, कैन नॉट बी visible naked eyes। चलिए अगला, the parenchymatous cells which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissues। ये अपन ने पढ़ा था conjoint tissues के अंदर, तो it is nothing जो conjunctive और conjoint बता रहा है, इतना खतरनाक नाम। There are usually 2 or 4 xylem phloem patches, later a cambium ring develops between them। अब देखो भाई cambium डेवलप हो रहा है, इसका मतलब ये कैसे है? conjoint, collateral, conjoint है, collateral है और ओपन है। तो अगर कैम्बियम बन रहा है तो वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन में ही बनेगा, क्लोज मत लिख के आ जाना, ठीक है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन ही रहेंगे वेस्क्यूलर बंडल्स। नेक्स्ट देखो, all tissue on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith are called stellar region। stellar region को समझो क्या होता है, यहां से बताती हूँ। जितनी चीजें एंडोडर्मिस के नीचे आती है ना बेटा,
ये पेरिसाइकिल से जो रीजन शुरू हो रहा है ये पूरा और पित्त तक जो रीजन खत्म हो रहा है इसको हम कहते हैं स्टीलर रीजन। स्टील अगेन कहाँ आ गया अपना, ये पेरिसाइकिल वाला रीजन आ गया। तो जितनी चीजें एंडोडर्मिस के नीचे की है, ऐसा समझ लो, एंडोडर्मिस को मेन मान लो, है ना। एंडोडर्मिस के नीचे जितना रीजन है ये पूरा रीजन हो जाएगा आपका स्टीलर रीजन, और एंडोडर्मिस के ऊपर जितना रीजन है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। दिस एंडोडर्मिस तक जितना रीजन है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। ये आपका स्टीलर रीजन और ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, स्टीलर के बाहर, ठीक है। तो बुक में ये लिखा है कि पेरिसाइकिल से सारा पित्त तक, पेरिसाइकिल से पित्त तक सारा स्टीलर रीजन है, बट व्हाट यू कैन डू इज कि आप ये याद कर सकते हो एंडोडर्मिस के नीचे वाला सारा रीजन स्टीलर है, एंडोडर्मिस के ऊपर वाला सारा रीजन एक्स्ट्रा स्टीलर है, ठीक है। तो ये चीज है। ओके, नेक्स्ट मोनोकॉट रूट की बात करते हैं। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट इन मेनी रिस्पेक्ट्स। इट हैज एपिडर्मिस, सबसे पहला तो एपिडर्मिस प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल, वस्क्यूलर बंडल्स एंड पित्त, एज कंपेयर टू डाइकॉट विच हैज फ्यूअर जाइलम बंडल। ये सब तो काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है, ये सब काफी हद तक सिमिलर है। अगला इसने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं बताए, बट इसने मेन डिफरेंस जो ये फोकस करेगा वो ये करेगा इसके वस्क्यूलर बंडल पे, ठीक है। इसने ज्यादा ऊपर का डिफरेंसेस बताए ही नहीं है, ये मेन डिफरेंसेस बताएगा ही कहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम बंडल्स यानी वस्क्यूलर बंडल पे। देयर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल। अब बन गया ना यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इसने इकलौता ही पॉइंट लिखा है इसने, बस एक ही तो डिफरेंस का रीजन, एक डिफरेंस लिखेगा तो क्वेश्चन भी तो उसी डिफरेंस से पूछेगा, सिंपल। तो क्वेश्चन भी उसी डिफरेंस से पूछेगा। तो जब ये पॉलीआर्क की बात कर रहा है तो ये याद रखना, इस पे से क्वेश्चन बनता है। जाइलम बंडल इन मोनोकॉट रूट, पित्त इज लार्ज, पित्त की बात कर दी भाई, एंड वेल डेवलप्ड। मोनोकॉटिलेडनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कैम्बियम है ही नहीं, कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम ही एब्सेंट है, अगले में कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं है, तो सेकेंडरी ग्रोथ है ही नहीं, देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ, डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, सिंपल। मोनोकॉट में ज्यादा बताया ही नहीं अगले ने, ठीक है। अब चलो अगले पे बढ़ते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं। स्टेम मजेदार है। अगेन सेम लेवल डिवीजन का क्या होगा, सबसे पहला अपना एपिडर्मल चीज पे आ जाओ। एपिडर्मिस में मैंने बताया अगर रूट के अंदर रूट हेयर है तो शूट के अंदर ट्राइकोम होगा, ठीक है। लिखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा तो हम लिख लेते हैं, नहीं ही लिखा है तो हम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट, मोर नंबर ऑफ ट्राइकोम्स प्रेजेंट, ठीक है। यहां पे लेसर नंबर ऑफ ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट, यहाँ बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइकोम्स होता है। या ट्राइकोम्स होता क्या है, हाँ, जो बच्चे पहले का लेक्चर नहीं पढ़ के आए उनके मन में ये ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो सकती है, ऐसे सवाल उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, कि मैम व्हाट इज ट्राइकोम, सरप्राइज, ट्राइकोम क्या होता है बेटा। देखिए सुनो, कई बार कुछ प्लांट्स पे तुमको ऐसा दिखेगा छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उन प्लांट को जब तुम टच करोगे वो बेसिकली होते किस लिए हैं, उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। और मतलब ऑब्वियसली कोई प्लांट ये तो रहना चाहेगा कि कोई जानवर आके मुझे खा ले, कोई भी प्लांट ऐसा तो रहना चाहेगा कि हाँ यार गाय माता आप आ जाइए मुझे खा जाइए प्लीज,
या बकरी जी आप आइए मुझे खाइए, ऐसा तो कोई चाह नहीं रहा है। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट ही करेगा कि कोई हर्बीवोर उसको आके खाए नहीं। तो उस प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करता है, अपने ऊपर छोटे छोटे हेयर रखता है, बहुत छोटे छोटे हेयर। कई बार उन छोटे छोटे हेयर्स के अंदर, वो सेम वैसे ही रूट हेयर टाइप ही है बट थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। रूट हेयर थोड़े से एक्सटेंडेड होते हैं क्योंकि उनको पानी एब्जॉर्ब करने का रहता है। इनमें थोड़ा थोड़ा छोटा रहता है, ट्राइकोम्स आर वेरी स्मॉल। अब वो कर क्या रहा है कि जब कोई कई बार क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे रूट हेयर होता है ना, उनके अंदर कुछ सब्सटेंस होता है, कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है कि अगर उसको किसी हर्बीवोर ने खाया तो वो दिक्कत उसको करेगा, ठीक है। मतलब वो खाते ही नहीं है उसको, वो सब्सटेंस की स्मेल से ही वो नहीं खाते। और अगर तुम जैसे मनुष्य प्राणी ने अगर उस प्लांट को हाथ लगा दिया तो तुमको है ना इरिटेशन, इचीनेस ये सब फील होगा, रेडनेस, ड्राइनेस, ये ऐसा। तो तुम्हारे हाथ भी एकदम ऐसे हो जाएंगे कि अगली बार तुम उस प्लांट को देखते ही पहचान जाओगे इसको नहीं छूना कुछ भी करके। तो ये चीज होती है। तो हुआ क्या कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। तो ट्राइकोम्स क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते प्रेजेंट होते स्टेम वाले रीजन पे, एरियल पार्ट पे, रूट में नहीं होते ये, ठीक है। ये स्टेम वाले रीजन में रहते हैं। कभी तुम देखोगे चलो वो बाद में ही आएगा तो बाद में, इतना याद रखो बस, इतना ही याद रखें, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है ना, कई बार जो है बाहर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं और समटाइम्स इट इज विजिबल, समटाइम्स इट्स नॉट विजिबल, बिकॉज इतने छोटे हेयर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एवरी टाइम सी हेयर एंड यू नो आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस भी नहीं होते ना हर समय कि आप तरीके से हाथ रखते रखते चल रहे हो। बट कभी अगर ट्रैक व्रैक पे गए हो और कभी ऐसा पड़ गया हाथ किसी प्लांट पे, तो जंगली प्लांट होते हैं ना, जो जंगली प्लांट को क्यों बोलते हैं हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम तो सुनते नहीं है। बोलते इसीलिए है ताकि उसको हाथ लगाओगे तुमको रैश होगा, और वो रैश क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ट्राइकोम, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होगा, देखिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिच क्या होता है भाई, पिथ होगा, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगला, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बढ़िया बना हुआ है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड ऑफ सिमिलर सेल, इसके कोई ज्यादा डिफरेंसेस है ही नहीं। नो डिफरेंस, ये इजी आदमी है, चिल कर रहा है। इसने अभी तुम मोनोकॉट देखा, अभी तुम मोनोकॉट लीफ देखोगे तो तुम कहोगे मैम इसमें तो कुछ भी नहीं है, रखता ही नहीं है मोनोकॉट, इतना ज्यादा है बेचारे में कुछ है ही नहीं इतना। ये देखो, ये डायकॉट है और ये मोनोकॉट है। अब मोनोकॉट की शक्ल देखो तुमको डिफरेंसेस ही नहीं नजर आएगा। ये बेचारे ने एक ही जैसा सिमेट्री रखा है, इट्स वेरी सिंपल। सो दिस इज आवर मोनोकॉट, और ये हमारे पास डाइकॉट भैया। तो डाइकॉट भैया देखो, अरेंजमेंट देखो भाई अगले का, सटक सटक सटक, पूरा एकदम क्लियर कट डिवीजन कि यार ऐसा डिवीजन देखने को पहली बार मिला है हमको। पर यहाँ देखो, चलने दो पच। ओके, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इसका बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर मैं बात करूं मोनोकॉट का, तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अमाउंट में तुमको दिखेगा कि पैरेन्काइमा तो फैला हुआ है, पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा है। तो पैरेन्काइमा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो स्कैटर्ड एकदम जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो मस्त सबमर्ज्ड ही है। चलो, वस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग फॉर्म में अरेंज्ड है। रेडियल सिमेट्री है, देखो कैसे रेडियल सिमेट्री है, ये प्रॉपर रिंग में प्रेजेंट है ना। एक एक को अगर तुम देखोगे तो ये पूरा एक सिमेट्रिक प्रेजेंट है, ऐसे नहीं है गचपच हो रहा है। और अगर मैं इसको बीच से कट करूंगी तो मेरे पास एक ही, अब यहाँ मेरे पास रेडियल सिमेट्री नहीं है, यहाँ मेरे पास कॉन्जॉइंट सिमेट्री है, ठीक है। यहाँ रेडियल नहीं है बेटा, ये कॉन्जॉइंट है, देखो जॉइंट में है, पेयर में प्रेजेंट है ना, पेयर में प्रेजेंट है और रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। हा स्कैटर्ड, खुले पड़े हैं, जहां घूमना है तुमको घूमो। तो वस्क्यूलर बंडल को क्या किया, वस्क्यूलर बंडल को खुला छोड़ दिया कि ये तुम्हारा मैदान है, फैल जाओ, और वो फैल भी गए। ठीक है। तो
डाइकॉट की अगर मैं बात करती हूं तो डाइकॉट में वस्क्यूलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर फॉर्म, रिंग्ड फॉर्म। डाइकॉट आर स्कैटर्ड, मोनोकॉट आर स्कैटर्ड, हम बिखरे हुए, ठीक है, स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू, पूरा बिखरा हुआ, ठीक है। अगला, वस्क्यूलर बंडल आर ओपन विदाउट सराउंडेड बंडल शीथ। अच्छा, यहां बंडल शीथ आएगा क्योंकि यस, विदाउट सराउंडेड बंडल शीथ एंड विच शेप आउटलाइन। देखो भाई, इसके बाहर क्या होता है कि यहाँ पे ना कोई बंडल शीथ नहीं होती। बंडल शीथ क्या होती है? एक एडिशनल लेयर जो कि किस पे, जाइलम फ्लोएम पे प्रेजेंट रहेगी टू प्रोटेक्ट देम, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ तुमको वो कुछ नहीं दिखेगी, पर यहाँ तुमको दिखेगी। और कैसी दिख रही है वो मैं तुमको यहाँ मार्क करके बता देती हूँ। वाइट तो मेरे को लग नहीं रहा दिखेगा, ब्लू ले लेती हूँ। हाँ, ये दिख रहा ना, ये देखो। पहली बात तो इसकी सिमेट्री कैसी भी है, ये कोई ऐसा परफेक्ट सिमेट्री का आदमी ही नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ इस पे एक बंडल शीट, अब ये जो ब्लैक कलर की बनाई है ना, ये बंडल शीट ही है, पर कई बार ये ऐसा दिखती नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा मर्ज हुई भी है, तो शायद कई बच्चों को नहीं दिख रही हो। बट जितनी बेटा ये ब्लैक बाउंड्री है ना, ये सारी ब्लैक बाउंड्री जो है ये बंडल शीट ही है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो आपको ये मोनोकॉट में तो दिखेगी, डाइकॉट में नहीं दिखती। एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ वस्क्यूलर बंडल है जो आपको डाइकॉट में नहीं दिखेगी, मोनोकॉट में दिखेगी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। तो वस्क्यूलर बंडल आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ विद शेप आउटलाइन। वस्क्यूलर बंडल आर क्लोज्ड, देखो ओपन है, ओपन यानी यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन यानी कैम्बियम प्रेजेंट, ठीक है। और यहां देखो क्लोज्ड है, कैम्बियम एब्सेंट, कैम्बियम ही नहीं है, कैम्बियम नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो स्केरेनगाइमा एंड स्केरेनगाइमेटस बंडल शीथ इज प्रेजेंट। स्केरेनगाइमा काम क्या आता है? डेड सेल होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये यहाँ पे बंडल शीथ क्यों प्रेजेंट है? टू प्रोटेक्ट द जाइलम एंड फ्लोएम, टू प्रोटेक्ट द वस्क्यूलर बंडल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, ओवल हो सकता है, राउंडेड इन शेप हो सकता है। विद शेप मतलब होता है कि कुछ इस ऐसा ऐसा शेप प्रेजेंट है। इनका तुम शेप देखोगे ऐसा सर्क्यूलर है, ठीक है, सर्कल। कोई भी परफेक्ट सिमेट्री है ही नहीं, सर्क्यूलर राउंडेड शेप है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। अब ओपन है, कैम्बियम है, तो सेकेंडरी ग्रोथ ऑब्वियस ही बात है दिखाएगा ही। तो बिकॉज ऑफ कैम्बियम इट शोज सेकेंडरी ग्रोथ। शो सेकेंडरी ग्रोथ, और यहाँ पे क्योंकि कैम्बियम ही नहीं है तो इस चक्कर में यहाँ क्या हो जाता है बेटा जी, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। ठीक है, अगला बढ़े। The stem shows secondary growth in the presence of cambium, presence of xylem and phloem, secondary growth यहाँ पे absent है, सिंपल सी चीज है। अब सेकेंडरी ग्रोथ एक बहुत बढ़िया वो चैप्टर तो नहीं बोलूंगी मैं, टॉपिक हुआ करता था जो अब बेचारा नहीं रहा है ना, मतलब नहीं रहा है एज एन कि अब एनसीईआरटीज नहीं उसको बताती, और नीट में भी अब वो इट्स इन डिलीटेड पोर्शंस नाउ, बट स्टिल वो बहुत अच्छा टॉपिक था। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो डू स्टडी दैट एज वेल, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक रहा है। बट एक्सेस भी क्या ही करना ना, मतलब समटाइम्स एक्स्ट्रा इज इट्स वेस्ट। हम सेकेंडरी ग्रोथ का रख के करें क्या, बट स्टिल स्टडी इज नेवर वेस्ट, नॉलेज इज नेवर वेस्ट। तो आप उसको पढ़ सकते हो, इट्स वेरी गुड।
हाईली रिकमेंड थिंग। तो सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ अच्छी चीज़ है, उससे तुमको पता लगेगा किस तरीके, बट उसके लिए तुमको काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो अभी के लिए रहने दो, बाद में तुमको पढ़ना पड़ेगा ही। इफ़ यू आर गुड इन बायो एंड यू विल टेक बायो फर्दर, तो तुम पढ़ोगे ही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि अगर इसका पिथ में देखूं तो यहां देखो कोई पिथ ही नहीं है, देयर इज नो पिथ। पिथ ही गायब हो गया क्योंकि स्कैटर्ड है ना सारी चीज, जाइलम फ्लोएम वास्कुलर बंडल इतने ज्यादा स्कैटर्ड है दैट देयर इज नो पिथ, ठीक है। पर तो मैं एक पॉइंट और ऐड कर सकती हूं यहाँ पे, नो पिथ इज प्रेजेंट, पिथ ही नहीं है जबकि यहाँ पिथ इज प्रेजेंट। ठीक है, एक पॉइंट और मुझे दिखा है, यहाँ हाइपोडर्मिस नहीं है ना, है क्या? यस है, फिर ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ दोनों में है, उसमें नहीं आएगा, ठीक है यहाँ तो है। चलो यहाँ पे पिथ इज प्रेजेंट, ये देखो दिस इज आपका पिथ, दिस इज पिथ है ना, सेंट्रलाइज्ड पिथ लोकेटेड है, यहाँ पे पिथ प्रेजेंट है पर वहां नहीं है, ओके। और कोई चीज दिख रही है? पेरीसाइकिल हमने ले लिया, पेरीसाइकिल नहीं लिया है तो पेरीसाइकिल भी लिख लो भाई, यहाँ पेरीसाइकिल भी प्रेजेंट रहता है, डाइकोट के अंदर पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट, जबकि अगर मैं यहां बात करूं तो नो पेरीसाइकिल, कोई पेरीसाइकिल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम है ना अपने आप ही याद कर सकते हो बाय सीइंग द डायग्राम, डायग्राम से आराम से याद हो जाती है चीजें। वैसे बढ़े आगे, चलो इसको पढ़ते हैं, रीडिंग टाइम। चलिए डाइकॉट स्टेम की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम shows that epidermis is the outermost protective covering, है ना, OPPS से याद करवाया था, covered with a thin layer of cuticle, cuticle मिलेगा बेटा जी यहाँ पे। cuticle कौन होता है अपने पास? क्यूटिकल कौन होता है? एक बहुत ही पतली सी वैक्सी लेयर सब्सटेंस जो ट्रांसपिरेशन से प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, एक्सेस वाटर को रिलीज नहीं होने देगी। तो यहाँ हमको क्यूटिकल का प्रेजेंस दिख रहा है। चलो अगला, दे बेयर ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स अभी बता ही दिया, एंड फ्यू स्टोमेटा। कुछ अगर मैं बात करती हूँ डाइकोट की ना, तो डाइकोट स्टेम में बहुत कम स्टोमेटा होते हैं कंपेरेटिव टू मोनोकोट के। डाइकोट में वेरी फ्यू स्टोमेटा आर देयर। The cells arranged in multiple layer between the epidermis and pericycle constitute the cortex, cortex आ गया है, consist of 3 zone, the outer hypodermis का जोन बना रहा है, देख लो भाई। अब मैं हमेशा पॉइंट में लिखवाने का नतीजा देखो, कॉर्टेक्स 3 चीजों का बना है, हाइपोडर्मिस कंटेन फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लिखेगा इसको, लिख लो ऐसे, ऐसे बना लो, कॉर्टेक्स सबसे पहला आ जाता है कॉर्टेक्स के अंदर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस तो बनी किसकी है? कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा का है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अगला आ जाओ, दूसरा कौन बोलता है? कॉर्टिकल लेयर्स, मिडल लेयर जिसको अपन बोलते हैं ना, ये वही कॉर्टिकल लेयर्स आर दोज मिडल लेयर ओनली, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल पैरेन्काइमा आ गया, तो चलो कॉर्टिकल लेयर और मिडल लेयर। क्या कंप्राइज करता है बेटा? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा को विद
कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, अब पैरेन्काइमा है, स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगी। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस, और पैरेन्काइमा है तो काम क्या आएगा ये स्टोरेज के, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। चलो थर्ड आ जाता है मेरे पास एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस, the cells of endodermis are rich in starch grain and this is also referred to as starch sheath. Also known as स्टार्च शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज स्टार्च शीट, और ये प्रेजेंट रहता है आपके पास सिर्फ डाइकोट स्टेम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका कॉर्टिकल रीजन हो गया पूरा, इंपॉर्टेंट है, इजी है और टेबल वाइज याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेरीसाइकिल की बात करते हैं। पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। कौन चल रहा है अपने पास, स्टेम, डाइकोट स्टेम, तो डाइकोट में पेरीसाइकिल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एंड अबव द फ्लोएम ऑफ द सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, पहले ये लिख देती हूं मैं, प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, कौन, पेरीसाइकिल, ठीक है ना, पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट, इन बिटवीन द वस्क्यूलर बंडल देयर आर फ्यू layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays. A large number of vascular bundle are arranged in ring. Medullary rays क्या होता है ये भी समझ लो। देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है। मेड्यूलरी रेज क्या होता है बेटा, इनसे निकलती हुई कुछ रेज आर नोन एज मेड्यूलरी रेज, ठीक है। वस्क्यूलर बंडल के बीच में जो रेस पाई जाती है उनको हम मेड्यूलरी रेस कहते हैं, ठीक। तो वस्क्यूलर बंडल के बीच की अगर मैं रेस की बात करूं तो दीज आर मेड्यूलरी रेस। यहाँ ये देखो यार, वाइट में मेरे को लग रहा है दे नहीं रखा होगा, वाइट में नहीं दिया हुआ, वाइट में नहीं दिया हुआ, बाकी एक रेस प्रोट्रूडेड रहती है अपने वस्क्यूलर बंडल के साथ और उनको हम कहते हैं मेड्यूलरी रेस, ठीक है। तो मेड्यूलरी रेस भी पाई जाती है डाइकोट के अंदर। तुम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि मेड्यूलरी रेस की प्रेजेंस है। लार्ज नंबर ऑफ वस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग। रिंग अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों, क्योंकि इसने डाइकोट का कैरेक्टराइजेशन बोल दिया कि अगर रिंग है, अगर वस्क्यूलर बंडल रिंग फॉर्म में अरेंज है तो वो डाइकोट है। तो अगर इसने इतना बड़ा नाम लिख दिया कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट, अब तुम जान लो कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ये पूछते कैसे हैं, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे, इज दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर, या ऐसे आ जाएगा, टिक द करेक्ट और टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइकोट स्टेम, टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइकोट, और उसके अंदर अगर रिंग वाला आया तो करेक्ट ही मानना, ठीक है। या टिक द करेक्ट, करेक्ट में अगर रिंग बोल दिया तो वो भी करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले आते हैं उसमें ये चीज पूछी जाती है, क्या रिंग अरेंजमेंट होता है या नहीं होता। नेक्स्ट, ईच वस्क्यूलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन विद एंडार्क प्रोटोजाइलम। अब प्रोटोजाइलम बेटा जी काम क्या आता है, प्रोटोजाइलम होता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब ओपन है, ओपन होगा तो इसमें कैम्बियम होगा, इफ इट इज ओपन तो इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा। अगर कैम्बियम है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा, आंख बंद करके बता देना। नेक्स्ट, a large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion is constitute the pith। तो पिथ क्या है, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में parenchymatous cells ही है और वो सेंटर रीजन बनाएगी, यहाँ पिथ प्रेजेंट है,
ठीक है। यहाँ पेरिसाइकिल भी है, यहाँ पिथ भी है, यहाँ बंडल शीथ भी है, यहाँ रिंग फॉर्म में तुमको वस्क्यूलर बंडल्स भी मिलेंगे, यहाँ मेडुलरी रेस भी है। अब तुम देखो 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो याद होने ही चाहिए। ओके, अब आते हैं मोनोकॉट स्टेम पे। मोनोकॉट स्टेम है स्कैरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, वहां हमने कॉलिनकाइमा पढ़ा था, यहाँ स्कैरेनकाइमा आ जाएगा, ठीक है। हाइपोडर्मिस दोनों में है, वहां कॉलिनकाइमा का है, यहाँ स्कैरेनकाइमा का है। ये पॉइंट तो तुम डिफरेंस में भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे को लगता नहीं मैं ऐड कर सकती हूँ। तुम कहाँ करती हूँ? जहाँ चाहो वहां रहो वाली बात है, देखा मिल गई ना जगह। हाइपोडर्मिस कैरेनकाइमा, हाइपोडर्मिस कॉलिनकाइमा, ठीक है, याद रखना। सॉरी। चल, तो स्कैरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्क्यूलर बंडल, ये अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि भाई वस्क्यूलर बंडल्स के हमेशा से स्कैटर्ड ही रहे हैं। Each surrounded by sclerenchymatous bundle sheath. Now this is a differentiating thing. This is a characteristic feature of monocot stem. मोनोकॉट स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ यही है कि यहाँ बंडल शीथ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। वस्क्यूलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, वस्क्यूलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड यानी नो कैम्बियम, नो कैम्बियम यानी नो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। याद रखना ये 2 पॉइंट, याद दिमाग घुसा लेना एकदम। पेरिफेरल वस्क्यूलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है और इसको समझना। पेरिफेरल, पेरिफेरल यानी टूवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है। तो टूवर्ड्स द पेरिफेरी पे जो वस्क्यूलर बंडल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं कंपेरेटिव टू द वस्क्यूलर बंडल्स विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर, जो बीच में प्रेजेंट है। चलो, तो बंडल शीथ प्रेजेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कि पेरिफेरी के अराउंड अगर तुम लोग देखोगे ना, तो पेरिफेरी पे यहाँ पे तुमको मिलेगा स्मॉलर वस्क्यूलर बंडल और सेंटर में तुमको यहां मिलता है लार्जर वस्क्यूलर बंडल, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बहुत अच्छा है मोनोकॉट के रिस्पेक्ट में। मोनोकॉट में पेरिफेरी पे हमको मिलता है स्मॉलर वस्क्यूलर बंडल्स और सेंटर में हमको मिलता है लार्जर वस्क्यूलर बंडल्स, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा। पेरिफेरल वस्क्यूलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर, पेरिफेरी यानी आउटसाइड बाउंड्री, ठीक है। और वस्क्यूलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर, सेंटर पेरिफेरल वाले, एंड दे आर जनरली देन द सेंट्रली लोकेटेड ones. Centrally located are comparatively larger in size. Phloem parenchyma is absent. Water containing cavities are present within the vascular bundles. Phloem parenchyma absent होता है, जैसे 4 होते हैं ना, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem sclerenchyma, ठीक है। तो उसमें phloem parenchyma is absent, याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है या नहीं है, तो दिस इज अगेन एब्सेंट है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लीफ की तरफ। लीफ में देखो क्या क्या होता है। अब यहां नाम मैंने लिख दिया डोर्सी वेंट्रल लीफ और आइसोबायलेटरल लीफ। इसका रीजन समझाती हूँ। ये देखो, ये लीफ की शक्ल है ना। ये हो गया अपने पास डाइकोट और ये आ गई अपने पास
मोनोकॉट, ठीक है। अब डिफरेंस देखना, मैंने ग्रीन क्यों ले लिया, ब्लू लेती हूँ। देखो यहाँ डिफरेंस देखना बेटा, अगर मैं इस लीफ को और उस लीफ को बीच से ब्रेक करते हुए, ट्रांसफर सेक्शन है दोनों ही लीव्स का, डाइकोट का है मोनोकॉट का है, ठीक है। अगर मैं इसको बीच से ब्रेक करती हूँ, लेट्स से मैं यहां से अगर इसको ब्रेक करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे इक्वल, क्या मुझे सेम सिमेट्री मिलेगी, क्या मुझे सेम सिमेट्री मिलेगी? अगर मैं इसको बीच से कट कर रही हूँ, क्या मुझे ऊपर नीचे सेम सिमेट्री मिल रही है? नहीं मिल रही। एक तरफ मुझे ये जो पूरा वस्क्यूलर बंडल वाला एरिया है ये तो पूरा ही ऊपर चला गया, मेरे पास नीचे तो आया ही नहीं, या ये कंप्लीट नीचे चला जाएगा अगर मैं ऊपर से कट करूंगी तो, बीच से नहीं आएगा ना मेरे पास, एक रीजन ज्यादा एक रीजन कम है। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डोर्सीवेंट्रल। डोर्सीवेंट्रल यानी दोनों इक्वल पोर्शन नहीं है, दोनों ही अलग अलग पोर्शन है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ मोनोकॉट की, मोनोकॉट में ये देखो कि जब मैं बीच से इसको कट करूंगी तो मेरे पास सेम है, ऊपर नीचे सेम रीजन है, ये देखो अब दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो। अगर मैं इसको बीच से कट करती हूँ तो ऊपर नीचे मेरे पास सेम रीजन दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये मेरे पास कैसा आ जाएगा बेटा जी, आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल सेम, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री कौन सी होती है, पढ़ा है ना एनिमल किंगडम में, सिमेट्रीज के अंदर उसमें बहुत अच्छा बताते हैं, रेडियल सिमेट्री कहीं से भी कट करो सेम, बाइलेटरल सिमेट्री कि भाई सिर्फ एक ही ऐसा जगह से कट कर सकते हो कि दोनों इक्वल सिमेट्रीज आ जाएंगी, मिरर इमेज, ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो मोनोकॉट्स के अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, दोनों आर इक्वल प्रोपोर्शंस। डाइकोट्स के अंदर डोर्सीवेंट्रल सरफेस होता है, यानी एक बड़ा होगा, एक सिमेट्री अच्छी होगी और दूसरे में नहीं। चलो, तो इसीलिए यहां आता है सबसे पहले डोर्सीवेंट्रल लीफ, और इसमें हम पढ़ेंगे आइसोबाइलेटरल। डोर्सीवेंट्रल और वो आइसोबाइलेटरल, ठीक है, पहला डिफरेंस। सेकंड, स्टोमेटा आर एब्सेंट। अब अपर मोस्ट लेयर यानी एपिडर्मिस पे कौन प्रेजेंट रहेगा, स्टोमेटा। लीफ है, लीफ पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहने जरूरी है। अब लीफ पे स्टोमेटा प्रेजेंट तो है, पर कैसे प्रेजेंट है? अगर मैं बात करती हूँ, एक पत्ते के दो सरफेस होते हैं, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डाइकोट लीफ की, तो डाइकोट लीफ के जो स्टोमेटा होते हैं ना, वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। एब्सेंट एज इन कि प्रेजेंट तो है, वेरी लेस इन नंबर, इट्स देयर्स आर वेरी फ्यू इन नंबर। मोनोकॉट में दोनों ही तरफ है, देखो बोथ साइड प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। यहां तुम ऐसा लिखो, स्टोमेटा आर एब्सेंट बट इफ प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल सरफेस यानी बेस वाला, याद कैसे करोगे, ABXAIL लिखी हूं मैं, एबैक्सियल बेस, लोअर रीजन, ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो। लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है, नीचे वाली सतह पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक पत्ता होता है ना, ये दिस इज योर लीफ, तो इस लीफ के नीचे वाले सरफेस पे प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ मोनोकॉट की, तो इसमें दोनों तरफ प्रेजेंट है। ग्रास में दोनों तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटास, ठीक है। यहाँ पे लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं कंपेरेटिव टू दी अपर सरफेस, डोर्सल सरफेस से ज्यादा एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा होते हैं स्टोमेटा। एडैक्सियल, अबैक्सियल, वेंट्रल, ये शब्द थोड़े याद करने की कोशिश करो, ठीक है। मीजोफिल,
अब यहाँ एक नई लेयर आती है, मीजोफिल। मीजोफिल लेयर क्या होती है, क्योंकि हमको ऑब्वियसली बात है, देखो अब लीफ है, लीफ को करना क्या है, क्लोरोफिल भी अपने अंदर पिगमेंट प्रेजेंट रखना है, उसके लिए एक अलग लेयर है, ठीक है। हम जैसे कोर्टिकल रीजन पढ़ रहे थे, सिमिलर तरीके से तुम यहाँ देखोगे मीजोफिल, ठीक है, जहां पे हम स्टेम और रूट में कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे, लीफ में अब तुम देखोगे मीजोफिल। मीजोफिल के अंदर प्रेजेंट रहता है अपना क्लोरोफिल, ठीक है, और वही क्लोरोप्लास्ट, वही क्लोरोफिल पिगमेंट बनाएगा, और क्लोरोफिल से खाना बन पाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है, कौन से मीजोफिल, ये देखो, ये मीजोफिल। अब मीजोफिल दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, पेलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है। पेलिसेड मीजोफिल जो होगा, सिमेट्री का ही डिफरेंस है, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमेट्री का डिफरेंस है। पेलिसेड टिश्यूज जो होंगे ये थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल रहेंगी, ये देखो लार्ज लॉन्गिट्यूडनल इन साइज। स्पॉन्जी मीजोफिल्स क्या रहेंगी, सर्क्यूलर इन साइज, ठीक है। स्पॉन्जी मीजोफिल सर्क्यूलर इन साइज। अब तुम देखो पूरे में जहां हमारे पास कॉर्टेक्स हुआ करता था, अब हमारे पास मीजोफिल आ रहा है। मीजोफिल है क्या, मीजोफिल कंटेन क्लोरोफिल, अरे रुको, मीजोफिल कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। तो दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, एक तो हो गया अपने पास पेलिसेड, एक हो गया अपने पास स्पॉन्जी मीजोफिल। पेलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है, दो तरीके की मीजोफिल है। यहां तुम देखो, यहां डिफरेंस ही नहीं है, अगेन अनडिफरेंशिएटेड, कोई मीजोफिल में डिफरेंसेस नहीं है। तो क्लोरोफिल अभी भी है, इट डू कंटेन क्लोरोफिल, ये पॉइंट इसके लिए भी वैलिड है, पर यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, हमको लॉन्गिट्यूडनल अलग नहीं दिख रही। मुझे स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटिस अगर है, मतलब स्पॉन्जी मीजोफिल टिश्यूज है, तो वो सर्क्यूलर नहीं दिख रही, अलग अलग नहीं है, इट्स नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। फोटोग्राफ में देखो सिर्फ मीजोफिल लिखा है, अब तुम्हारी मर्जी पड़े वो सोच लो, स्पॉन्जी ले लो या पेलिसेड ले लो, इसने डिफरेंशिएट नहीं किया, ठीक है। अगला, बंडल शीथ इज सिंगल लेयर्ड, अगेन बंडल शीथ इज डबल लेयर। अब दोनों में बंडल शीथ है, पहले हमारे पास सिंगल आ रहा था ना, सिर्फ एक पे बंडल शीथ आ रहा था, अब दोनों में है, पर बंडल शीथ यहाँ पे सिंगल लेयर्ड है, और यहां मेरे पास बंडल शीट जो है वो डबल लेयर्ड है। अच्छा खासा प्रोटेक्शन और मिल गया। बंडल शीट इज व्हाट, स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर है, स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर है, ठीक है। अब वो लेयर एक प्रेजेंट है, वहां दो लेयर प्रेजेंट है, फायदा हो गया और अच्छा प्रोटेक्शन। ओके, हाइपोडर्मिस इज ऑन द मिडरिब रीजन इज कॉलिनकाइमेटिस। अब इसका जो हाइपोडर्मिस वाला रीजन है, हाइपोडर्मिस वाला रीजन है, कॉलिनकाइमा का बना है। याद करो तो ठीक है, ना भी करो तो इतना कोई मेजर नुकसान नहीं है। हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटिस, क्योंकि ये सेम पॉइंट ही है बेटा, सेम पॉइंट है जो इससे पहले अपन ने पढ़ा था। स्टेम के अंदर भी मैंने यही चीज लिखी थी, है ना, ऊपर वो जो पॉइंट लिखा था वो यही तो था कि हाइपोडर्मिस यहाँ पे कॉलिनकाइमेटिस है, वहां पे स्क्लेरेनकाइमेटिस है। तो हाइपोडर्मिस के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टोमेटा हैव किडनी शेप्ड गार्ड सेल, दिस इज इंपॉर्टेंट, किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, कुछ भी बोल लो, है ना। यहां पे कैसा हो जाएगा, डम्बल शेप्ड, डम्बल शेप्ड पूरा लिख लो यहाँ पे, किडनी नहीं, डम्बल सेल्स, डम्बल सेल्स लिखा है, तुम लिख लो डम्बल शेप्ड।
ठीक है, डम्बल शेप्ड। तो डम्बल शेप्ड आपके पास क्या आ जाते हैं इसके, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लीफ से क्वेश्चन आएगा तो वो या तो मीजोफिल पे आएगा या फिर स्टोमेटा पे आएगा। यही दो चीजें हैं जो इस पे क्वेश्चन बनाती है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा क्योंकि इट इज वेरी सिमिलर टू द स्टेम, टू द रूट। ठीक है, तो स्टेम से क्वेश्चन आएगा, रूट से क्वेश्चन आएगा, बट डोंट एक्सपेक्ट अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लीफ, क्योंकि लीफ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो दैट विल ओनली बी ऑफ mesophil or it can be of this stomata। एक बात और जान लो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक होता है लीफ में वेनेशन, तुम लोगों ने सबने नाम सुना होगा वेनेशन, है ना। तो डाइकोट के अंदर वेनेशन कैसा होता है देखना, और यहां बताऊंगी मैं। अब देखो, जब एक लीफ होती है, ये एक, ठीक है, ये इसका मिडरिब वाला रीजन। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का वेनेशन रहता है, पैरेलल पैरेलल वेनेशन। ये कौन होता है बेटा अपने पास, इस टाइप के वेनेशन को अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। दिस इज पैरेलल वेनेशन। और यहां मेरे पास होता है ऐसा मिडरिब से निकलती हुई और लेयर्स। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन। ये मेरे पास क्या हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन। वैसे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप एक एडिशनल पॉइंट लेना चाहो तो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे पैरेलल वेनेशन रहता है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन रहेगा। और अगर मैं डाइकोट की लीफ को देखूंगी तो वो रेटिकुलेट वेनेशन दिखाएगा। क्लियर। तो ऐसा मेरे को वेनेशन पैटर्न भी दिखता है। चलिए, एयर कैविटी यहाँ एक अच्छा आ गया। एयर कैविटी अगर प्रेजेंट है, एयर कैविटी अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब कौन होगा बेटा जी यहाँ पे, याद करो जब मैंने ना पैरेन्काइमा बताया था तो मैंने उसमें दो चीजें बताई थी। पैरेन्काइमा में दो तरीके के पैरेन्काइमा होते हैं, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, है ना, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। तो ये एयर कैविटी वाली जो चीज है ये है आपका एरेन्काइमा। ए एरेन्काइमा। और एरेन्काइमा है तो यानी एरेन्काइमा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये बायंसी क्रिएट करेगा। इट हेल्प्स इन बायंसी। बायंसी मतलब कि अगर पत्ता गिर गया तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो अंदर की तरफ सिंक हो जाएगा, वो फ्लोट करता रहेगा, हमेशा एक एक बायंट फोर्स लगाता रहेगा। ठीक है, एक अपर लेवल पे फोर्स लगाता रहेगा, दैट इज बायंट फोर्स। तो एरेन्काइमा जो एयर कैविटी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, यानी पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा की ही सेल्स है बेटा, अलग चीज नहीं है। ठीक है, पैरेन्काइमा दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी हमारे पास, यहां लिख देती हूं। पैरेन्काइमा मेरे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, एक तो हो जाएगा एरेन्काइमा, एरेन्काइमा, और अगर एरेन्काइमा है तो वो बायंसी क्रिएट करेगी। ठीक है, और दूसरा मेरे पास आ जाता है, दूसरा मेरे पास आ जाता है क्लोरेन्काइमा, ग्रीन से लिख दो, याद रहेगा। कंटेन कंटेन क्लोरोफिल।
क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल रहेगा, एरेनकाइमा बायंसी क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे एरेनकाइमा प्रेजेंट रहती है, एयर कैविटीज प्रेजेंट है। ठीक है, चलो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। चलिए एनसीईआरटी ये रही हमारी एनसीईआरटी। चलो भाई, डोर्सीवेंट्रल डाइकोटिलिनस रिलीफ। अब डोर्सीवेंट्रल समझ में आ गया ना, इक्वल अनइक्वल साइड्स। ठीक है, इफ वी कट दिस इन मिडल तो वी गेट अनइक्वल साइज और पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब क्या बताता है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सीवेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना शोज द थ्री मेन रीजन एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड द वस्क्यूलर सिस्टम। तीन चीजें बताएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की जगह ये वस्क्यूलर मीजोफिल सिस्टम बताएगा। एपिडर्मिस विच कवर्स द बोथ अपर एडैक्सियल सरफेस, नाम आ गया देख लो। ठीक है, एंड लोअर सरफेस दैट इज एबैक्सियल सरफेस of the leaf has inconspicuous cuticle present है, again एक additional layer present है। The abaxial epidermis generally bear more stomata, abaxial यानी below वाला, base वाला, bear more stomata than the adaxial epidermis. The latter may even lack stomata. The tissue between the upper and the lower epidermis is called mesophil. बीच में जो प्रेजेंट है उसको हम मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल विच पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर का है ना, तो ग्रीन कलर में हेल्प करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है इसके पास, मीजोफिल टिश्यूज। मीजोफिल में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट विल हैव क्लोरोफिल। इट हैज टाइप्स ऑफ सेल, द पेलिसेड पैरेन्काइमा एंड दी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दो तरीके के होते हैं। ठीक है, मीजोफिल लिख दिया है ये मैंने शायद ना आगे, नहीं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैसे लिखा है मैंने आगे भी। मीजोफिल दो तरीके के होते हैं, पेलिसेड पैरेन्काइमा और अपना आ जाता है सेकेंड कौन आ जाएगा बेटा जी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, पेलिसेड थोड़े से लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और ये थोड़े से राउंड होते हैं। ठीक, अगला, the adaxial placed pelisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। सीधा 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 लाइन में प्रेजेंट है ना पेलिसेड। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ ओवल और राउंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सिचुएटेड बिलो दी पेलिसेड, पेलिसेड के नीचे है, एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। वेस्क्यूलर सिस्टम, वेस्क्यूलर सिस्टम की बात कर दी। Vascular system includes vascular bundles which can be seen in veins and the midrib। दिख सकते हैं आपको vascular bundle कहाँ दिखेंगे, midrib में और veins वाले एरिया में। ठीक है, the size of the vascular bundle are dependent on the size of the vein। Veins vary in thickness in reticulate venation, dicot के अंदर आता है, अभी लिखी ना वही बात आ रही है, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट में आएगा। द वस्क्यूलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर बंडल शीथ सेल्स। लुक एट द फिगर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वस्क्यूलर बंडल। ठीक है, वो तो हमने फिगर तो हमने देख ही लिया, वापस देख लो, ये देखो, दिस इज योर फिगर। ठीक है, चलें आगे, आगे बैठ जाओ भाई। चलो अब आता है आइसोबायलेटरल मोनोकोटिलिडनस लीफ। आइसोबायलेटरल यानी दोनों साइड इक्वल है। चलिए, anatomy of isobilateral is similar to dorsiventral leaf in many ways. It shows the following characteristic differences. In a isobilateral leaf, the stomata are present on both the side of the epidermis. Mesophyll is not differentiated into पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, है ही नहीं। अभी वो जितने पॉइंट्स लिखे उन्हीं को रीड करना है अब बस। इन ग्रासेस, अगर
मोनोकॉट का नाम आ जाए और किसी ने ग्रास, अगर ग्रास का नाम आ जाए, कोई डाइकॉट की प्रॉपर्टीज लिख के आ गया, बस वो तो गया इंसान। फिर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। प्लीज ऐसी गलती मत करना प्लीज। सनफ्लावर डाइकोट, मोनोकॉट के लिए ग्रास है आपके पास, ठीक है। In grasses, certain adaxial epidermis cells along with veins modify themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform cells. अब याद करो, मैंने जब पहला लेक्चर था इसका इंट्रोडक्शन, तब बताया था इन बुलीफॉर्म्स के बारे में, और आता ये है एकदम लास्ट में। बुलीफॉर्म सेल्स मैंने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बताया था, रिकॉल इट, है ना। बुलीफॉर्म सेल्स क्या काम आती है बेटा, कि ये जब पानी की कमी है ना, क्योंकि मोनोकॉट है, मोनोकॉट यूजुअली ज़ेरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो होते हैं। अब वहां पे है पहली पानी की कमी है। अब अगर लीफ ट्रांसपिरेशन करने लग जाएगी तो लीफ सरवाइव कैसे करेगी? तो उस टाइम पे टू रिड्यूस दैट ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर, लीफ क्या करती है, अपने आप को फोल्ड कर लेती है अंदर की तरफ, ठीक है, इनवर्ड फोल्डिंग, ठीक। और जब पानी की कंडीशंस नॉर्मल हो जाती है, वो वापस नॉर्मल अपनी खुल जाती है, नॉर्मल लीफ बन जाती है। पर पहले वो क्या करती है, अपने आप को पूरी तरीके से फोल्ड कर लेती है ऐसा अंदर, ठीक है। अब इस फोल्डिंग को कौन मतलब ये फोल्डिंग कौन करवाता है? बेसिकली ये फोल्डिंग करवाने में इसको हेल्प करता है बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है, मोटर सेल्स ऑल्सो नोन एज मोटर सेल्स भी इनको बोलते हैं। तो ये इसको इनवर्ड कर्ल करवा देंगे। तो बुलीफॉर्म सेल्स helps in inward curling of leaf, ठीक है। Next, when the bulliform cells in the leaves absorb water and are turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make leaf curl inwards to minimize the water loss. अगर सही रहा पानी तो वो एकदम खुले हुए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर अगर पानी की कमी है तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएंगे, पूरी तरीके से फोल्ड हो जाएंगे। द पैरेलल वेनेशन, देखो भाई, पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ रिफ्लेक्ट्स द नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्क्यूलर बंडल। अब देखो यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर लेना, पैरेलल रेटिकुलेट में डिफरेंट साइज ऑफ वस्क्यूलर बंडल। और यहां क्या आता है मेरे पास, सिमिलर साइज ऑफ वस्क्यूलर बंडल, ठीक है। तो द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट इज रिफ्लेक्टेड नियर टू द सिमिलर साइज ऑफ वस्क्यूलर बंडल, क्योंकि पैरेलल है ना, तो इसीलिए सेम साइज ऑफ वस्क्यूलर बंडल सीन इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ। सिंपल, खत्म हो गया। अगला पॉइंट तो मेरे को लगता नहीं, हाँ देखा, खत्म। तो यहाँ हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर जो था, हमने विद एनसीईआरटी रीडिंग हमने कंप्लीट कर लिया है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बट अभी भी अगर आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ है कि मैम ये अभी भी नहीं समझ आई, तो प्लीज़, अभी भी मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ डू रेफर द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ डू मेंशन इट कि मैम ये वाला सेगमेंट था जो हमको समझ में नहीं आया, चाहे कोई भी वीडियो का हो। बट उससे पहले वीडियो देखो, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं बताया। बट स्टिल इफ़ यू डू फील एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम। ओके एवरीवन, बाय बाय। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।